तो हमारा पहला सवाल है बच्चों कि आर्थिक क्रियाओं के निम्न में से कौन सा प्रकार है, यानी आर्थिक क्रिया में से कौन सा एक टाइप बताना है आपको। उत्पादन है, उपभोग है, विनिमय एवं निवेश है, या फिर बच्चों उपरोक्त सभी, ये सारे के सारे आर्थिक क्रिया प्रकार है। ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत ये सारे के सारे ऑप्शन आते हैं, इसलिए याद रखिएगा ये ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसका देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला जो सवाल है बच्चों, ये तो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन हम लोग करते। देखिए व्यष्टि और समष्टि हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो व्यष्टि के अनुसार हम लोग किसको पढ़ते हैं, व्यक्तिगत परिवार को, व्यक्तिगत फर्म को, व्यक्तिगत, देखिए व्यष्टि मतलब ही होता है जो छोटे लेवल पे होता है, और समष्टि मतलब जो बड़े लेवल पे, और जो हमारा प्राइवेट में रखता है वही व्यष्टि कहलाता है। इसलिए देखिए सारे के सारे व्यक्तिगत मतलब अपने क्या है पर्सनल में कह सकते हैं, इसलिए ये सारे ऑप्शन सही है। 2 का डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, किसमें किया जाता है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, आय विश्लेषण में, समष्टि अर्थशास्त्र में, या फिर इनमें से किसी में, कोई इनमें कोई नहीं, ये तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। तो देखिए ये उपरोक्त जो आपका उपभोक्ता व्यवहार का होता है वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा कि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिए किसका अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय आय, कुल रोजगार, कुल उत्तर, ये सारे के सारे ऑल ओवर क्या कह सकते हैं, टोटल कंट्री के बारे में बताते हैं, इसलिए ये समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इसलिए 4 का जो आंसर हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। फिर हमारा माइक्रोज, माइक्रोज जिसका अर्थ हो छोटा, किस भाषा का शब्द है, ये कौन से भाषा से उठ के आया ये बताना है। तो ये देखिए कहाँ से आया, ग्रीक से आया हुआ है, ये ग्रीस देश का शब्द जिसे ग्रीक कहते हैं हम लोग, यहीं से उठ के ये आया हुआ है। अगला हमारा है कि अर्थशास्त्र के जनक, ये टॉप मोस्ट सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल याद रखिएगा, किसे कहा जाता है, आप लोग याद भी होगा, एडम स्मिथ। किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। अगला ये कथन जो है बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट रखिएगा कि किसने कहा है कि अर्थशास्त्र जो है धन का विज्ञान है, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने, या फिर सैमुअलसन ने। तो किसने कहा है बच्चों, ये जो कथन है हमारा ये किसने कहा है याद रखिएगा, तो वो कहा है हमारे एडम स्मिथ ने कहा है। याद रखिएगा 7 का आप लोग क्या टिक करिएगा, सी टिक कर लीजिएगा। अगला हमारा सवाल है बच्चों कि किसके अनुसार अर्थशास्त्र जो मानव कल्याण का विज्ञान है, किसके अनुसार जो है एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर सैमुअल, तो किसके अनुसार है बच्चों, ये भी याद रखिए, मार्शल के अनुसार। किसके अनुसार, मार्शल। अगला सवाल है कि किसने कहा कि अर्थशास्त्र जो चयन का विज्ञान, देखिए ये सारे के सारे जो कथन है वो इंपॉर्टेंट रखिएगा, और ये अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान किसने कहा था, रॉबिन्स ने कहा था। फिर अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र का विज्ञान है, ये भी बच्चों वर्ड किसने कहा था, ये कहा था आपके रॉबिन्स ने कहा था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। तो देखिए किसने कहा किसने नहीं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल रखिएगा अपने दिमाग में याद करके। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, देखिए आया हुआ मॉडल सेट में भी सवाल है आपका कि संसाधनों के बंटवारे की समस्या, साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे हो, या फिर आर्थिक विकास कैसे हो, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो देखिए सारे के सारे ऑप्शन अर्थव्यवस्था केंद्रीय अर्थव्यवस्था जो हमारी केंद्रीय समस्या उसके अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बच्चों क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा आर्थिक समस्या मूलतः समस्या है, आर्थिक समस्या किसके, चुनाव की है, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की, या फिर कोई नहीं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी छूट गया यहाँ पर, तो बता दो इसका जो आर्थिक समस्या मूलतः क्या समस्या है, चुनाव की। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या हो जाता है, चुनाव। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किन आधारिक स्तंभों पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है, असीमित आवश्यकताओं, सीमित साधन, ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा बच्चों सही जवाब। याद रखिएगा कि हमारा जो आर्थिक समस्याओं का जो ढांचा खड़ा है वो असीमित आवश्यकता तथा सीमित साधन इन दोनों पर डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी, सी, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, फिर हमारा 14 नंबर सवाल है कि उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। उत्पादन, याद रखिए इंपॉर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिए ये वाला कि कौन सा वक्र है बच्चों, कौन सा कर्व होगा आपका, उत्पादन वक्र, मांग कर्व, या फिर उदासीन वक्र, या फिर बच्चों आपका उत्पादन संभावना वक्र। तो याद रखिए इसका जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ये उत्पादन संभावना वक्र बताता है जो आर्थिक समस्या को दर्शाता है। फिर उत्पादन संभावना वक्र की ढाल बच्चों कैसी होती है, ये भी याद रखिएगा, ये कैसी होती है, बाएं से दाएं जाती है, कैसे आती है, लेफ्ट टू राइट, याद रखिएगा। ठीक है, अगला हमारे निम्नलिखित में से कौन अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है। ठीक है, सीमांत लागत, औसत लागत बच्चों, आपका लेखांकन लागत, या फिर हस्तांतरण लागत। तो बच्चों कौन सा सही जवाब है इसमें से, इसमें याद रखिएगा आपका है 16 का डी होगा बच्चों, हस्तांतरण लागत। ये क्या अवसर लागत का एक वैकल्पिक नाम है। अवसर लागत वैकल्पिक, देखिए फिर से आ गया। ठीक है, कि एक वैकल्पिक नाम बताना है, तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था बच्चों, क्या होगा बच्चों इसका सही जवाब, आप सही बता सकते हैं कि क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब बच्चों यहाँ दिया हुआ नहीं है, ये होगा हस्तांतरण लागत, लेकिन यहाँ पर ये दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, ये छोड़ देते, चलिए इसको हटा देते हम लोग। देखिए अब हम लोग आते हैं बच्चों 19 नंबर सवाल पे हमारा कि आर्थिक प्रणालियों की निम्नलिखित से कौन से रूप है। ठीक है, कौन सा इसमें से रूप है हमको बताना है बच्चों।
तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है, हमारा 18 नंबर सवाल है बच्चों कि आर्थिक प्रणालियों में निम्नलिखित से कौन सा एक रूप है? पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर डी उपरोक्त में सभी। तो बच्चों आर्थिक प्रणाली में कौन सा ग्रुप है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या है कि इसका टाइप है कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो 3 हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था ये सही है। ठीक है, फिर 19 नंबर सवाल बच्चों हमारा, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर सरकार का, देखिए सरकार का स्वामित्व मतलब बच्चों सीधा बात है, ना ही पूंजीवादी होगा ना ही मिश्रित होगा, और इनमें सभी तो होगा नहीं। बच्चे का ऑप्शन कौन सा बच्चों हमारा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। हो गया खत्म। फिर देखिए बच्चों इसी तरह बोला है निजी क्षेत्र, इनमें दोनों मिला हुआ है, मिला हुआ हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं? मिश्रित नहीं बोलते, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, फिर देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में बच्चों केंद्रीय समस्या का जो हल होता है वो कैसा होता है? मूल तंत्र द्वारा, आर्थिक नियोजन, या फिर बच्चों ये सारे के सारे ऑप्शन सही है, दोनों 1 और 2। ठीक है, तो देखिए ये दोनों ही प्रोसेस द्वारा होता है, इसलिए 21 का सी इसका राइट आंसर होगा। फिर 22 के बच्चों की मांग के नियम, वस्तु की कीमत और मांग के बीच के जो संबंध होता है बच्चों वो कैसा होता है? सीधा होगा, विपरीत होगा, समानुपातिक यानी कैसा समानुपातिक होगा, या फिर बच्चों क्या होगा? उपरोक्त सभी। ये सारे के सारे ऑप्शन सही क्या होंगे बच्चों कि दोनों के बीच संबंध कैसा? याद रखिए विपरीत संबंध, इसलिए 22 का बी आप लोग टिक करिएगा। फिर है कि मांग के नियम, वस्तु की कीमत और मांग के मध्य विपरीत संबंध का कारण क्या है? सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, आय प्रभाव प्रतिस्थापन प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी ये सारे के सारे सही है। तो बच्चों ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ये सारे के सारे कारक क्या करते हैं? इसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, फिर मांग का नियम बच्चों व्यक्त करता है क्या? तो मांग का नियम बच्चों क्या करता है? वस्तु की कीमत तथा मांग की गई मात्रा के संबंध को, दो वस्तुओं की कीमत में संबंध, या फिर उपभोक्ता की आय तथा मांग की गई मात्रा के बीच संबंध। तो बच्चों मांग का नियम क्या व्यक्त करता है? वो याद रखिए वस्तु की कीमत तथा मांग की गई मात्रा के बीच संबंध को ये मांग का नियम बताता है। अगला सामान्य वक्र का जो बच्चों ढाल होता है वो कैसा होता है? याद रखिएगा ऋणात्मक होता है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, और ये मांग का नियम वाला। फिर मांग फलन को किस समीकरण द्वारा दिखाया जाता है बच्चों? ये हमसे पूछा गया है। तो पी एक्स बराबर डी एक्स बराबर पी एक्स, या फिर डी एक्स बराबर एफ ऑफ पी एक्स, या फिर ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी डी एक्स बराबर एफ ऑफ पी एक्स इसका सही आंसर होगा। ठीक है, फिर 27 नंबर सवाल बच्चों, मांग को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में कौन से हैं? मूल्य, आयु में परिवर्तन, उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी ये सारे के सारे सही। तो देखिए मांग को प्रभावित करने वाले ये सारे के सारे कारक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर बच्चों हमारा क्वेश्चन है अगला कि मांग के निर्धारक तत्व है वस्तु कीमत, संबंधी वस्तु कीमत, आय का स्तर, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों मांग के निर्धारक तत्व कौन कौन से? ये सारे के सारे, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये अच्छा सवाल टिक कर लीजिएगा। फिर मांग को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? उत्पादन तकनीक, साधन कीमत, उपभोक्ता या फिर उत्पादन की लागत। तो कौन सा कारक प्रभावित करेगा बच्चों? तो उपभोक्ता है। ठीक है, यानी कंज्यूमर है वही क्या करे? उपभोक्ता की आय उसको क्या करेगी? मांग के प्रभावित करती है, इसलिए 29 का सी टिक करिएगा। फिर 30 नंबर सवाल हमारा, किस प्रकार की वस्तु की मांग उसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है? आवश्यक वस्तु पे, विलासिता वस्तु पे बच्चों, या फिर जीवन रक्षक वस्तु, या फिर गिफिन वस्तु पे। तो किस प्रकार की वस्तु की मांग बच्चों उसकी कीमत में वृद्धि से बढ़ती है? तो होती है विलासिता वस्तु, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसी तरह बच्चों देखिए टॉप 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए, ये सारे के सारे करके जाइएगा। ये इकोनॉमिक्स में देखिए बच्चों मोस्टली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, और भी इंपॉर्टेंट सवाल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।